नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, वीडियो जब रिकॉर्ड किया जा रहा है तो आज है तारीख 6 अगस्त और संध्या 4 बजने वाले हैं अभी। ये समय का इस वीडियो से सीधा सरोकार है, इसलिए मैं आज आपको समय और टाइमलाइन बता रहा हूँ। थोड़ी देर वीडियो को बने रहिए, आपको समझ आएगा कि मैं ये समय और टाइमलाइन क्यों बता रहा हूँ। आज हम क्या बात करने वाले हैं, तो आज हम एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करने वाले हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, एशिया का वो रिकॉर्ड है जो कि बिहार की उच्च शिक्षा ने बनाया है। नए डिग्री कॉलेजों को खोल करके पूरे भारत में वो रिकॉर्ड इस्टेब्लिश हुआ है। और ये मैं अपने मनगढ़ंत की बातें नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल, आप गूगल को खोलेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से क्या लिखा है, देखिए इसको आप भी पढ़िए बड़े-बड़े अक्षरों में। बिहार सरकार ने, देखिए गूगल का है, आप देख पा रहे हैं, गूगल का सिंबल है और सिंबल, और गूगल पे ये क्या चीज़ें आ रही हैं कि बिहार सरकार ने 15 जुलाई 2026 को राज्य के 211 प्रखंडों में एक साथ नए डिग्री कॉलेज की शुरुआत कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। इस बड़े फैसले को पूरे एशिया या भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक दिन में सबसे अधिक कॉलेज खोलने का एक बड़े रिकॉर्ड के रूप में देखा और प्रचारित किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण योजना से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें हैं। देखिए, आज हम एक्चुअल में ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज जो नए डिग्री कॉलेज खुले हैं, इसकी आप कड़वी सच्चाई से वाकिफ़ होंगे। वैसे मुझे मालूम है कि इस वीडियो में जितनी भी बातें आपको दिखाई जाएँगी, जितने भी स्तर के भ्रष्टाचार को दिखाया जाएगा, उस भ्रष्टाचार को दिखाए जाने के बावजूद भी कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था के दामन इतने दागदार हो चुके हैं, इतने कीचड़ से सन चुके हैं कि इस पर कितने भी कीचड़ उछालिए, कुछ पता ही नहीं चलता है। चूँकि इस आयोग द्वारा 2020 की नियुक्ति में भी इतने स्तर के भ्रष्टाचार हुए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के आज भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल में कैसे भ्रष्टाचार हुआ है और किस स्तर का हुआ है। आप दाँतों तले उँगली दबाने के लिए मजबूर होंगे। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि पब्लिक डोमेन में इस वीडियो के आने के बावजूद भी आप देखिएगा कहीं कुछ भी नहीं होगा। तो सोचिए कि ये सिस्टम और आप, स्पेशली सिस्टम से ज़्यादा आप दोषी हैं कि आप मरे हुए लोग हैं। क्योंकि आप अगर जीवित लोग रहते हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ बदलाव होता। देखिए झारखंड में जीवित लोग हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसको लेकर के वहाँ के जीवित लोगों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, आवाज़ उठाई जा रही है। दिल्ली में जंतर-मंतर पर कॉकरोचेस द्वारा आवाज़ उठाई गई। लेकिन बिहार में देखा जाए तो कोई यहाँ पर जवाबदेही तय नहीं होने वाली है, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष भी यूं ही बने रहेंगे, शिक्षा मंत्री भी यूं ही बने रहेंगे और बड़े मजे से सब कुछ चलता रहेगा, सब कुछ सामने होगा इसके बावजूद भी। चलिए हम थोड़ा-सा इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करते हैं, इसके बाद दिखाते हैं किस स्तर का यहाँ पे भ्रष्टाचार और कैसे साफ़गोई से होता है, जिसके बारे में कानो-कान किसी को खबर तक नहीं लगेगी और अंदर-अंदर भ्रष्टाचार हो जाएगा। अयोग्य लोग अंदर होंगे, योग्य लोग बाहर होंगे। कैसे और किस स्तर पे ज़रा देखते चलिए। सबसे पहले एक मज़ेदार बात देखिए, जिस डिग्री कॉलेजों को लेकर के ढोल पीटा जा रहा है और जो इसके पीछे का उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था? कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों के जो छात्र-छात्राओं, विशेषकर लड़कियों को उनके प्रखंड में ही स्नातक की पढ़ाई की सुविधा देना। अब एक चीज़ ज़रा आप पूरे बिहार में ज़रा सर्वे करके देखिए। अच्छा, इसमें कितने विषयों के, अभी जो 2 से 11 डिग्री कॉलेज खुले हैं, उनमें कुल कितने विषयों की पढ़ाई आरंभ हुई है? केवल 6 विषय की पढ़ाई आरंभ हुई है। 6 विषय में कौन-कौन है? पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, बस। कौन-कौन? पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी। यही 6 विषय की पढ़ाई शुरू हुई है, यानी कि कुल आर्ट्स की पढ़ाई शुरू हुई है। 4 विषय आर्ट्स के और 2 विषय लैंग्वेज के हैं, हिंदी, अंग्रेजी और 4 आर्ट्स के हैं। मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो छात्राएँ होंगी उनको अपने प्रखंड में ही पढ़ने की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। लेकिन अगर आप पूरे बिहार में सर्वे करके देखेंगे कि सबसे ज़्यादा छात्राओं द्वारा कौन-से विषय का अध्ययन किया जाता है ग्रेजुएशन में, तो आप पाएँगे सबसे ज़्यादा छात्राओं द्वारा 2 विषय लिया जाता है। एक है होम साइंस जिसे कहते हैं गृह विज्ञान, और दूसरा है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। गृह विज्ञान और मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा छात्राएँ एडमिशन लेती हैं। लेकिन ये कह तो रहे हैं कि बालिकाओं, लड़कियों को उनके प्रखंड में स्नातक स्तर की सुविधाएँ मिल जाएगी, इसलिए खोला गया, इसलिए पहल की गई है। लेकिन केवल 6 विषय की पढ़ाई शुरू की गई है, जिसमें कि जो छात्राएँ सबसे ज़्यादा विषय का चयन करती हैं, वो विषय ही गायब है।
तो आप समझ पा रहे हैं कि इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, ये उद्देश्य से कितना दूर है और ये उद्देश्य को किस स्तर पर साकार करेगा, खैर वो आने वाले वक़्त में पता चलेगा। चलिए हम देखते हैं किस स्तर का भ्रष्टाचार हुआ है और यही नहीं, एक और बात करेंगे, जैसे नए विज्ञापन की बात चल रही है, तो इस नए विज्ञापन के पीछे की क्या कड़वी सच्चाई है, इसकी भी बातें करेंगे। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे और किस स्तर का भ्रष्टाचार होता है और कितनी शाफगोई से होता है। आप सभी को मालूम है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होती है, वो होती है यूजीसी नेट या नहीं तो पीएचडी। अगर आप नेट या पीएचडी नहीं है तो आप अप्लीकेंट ही नहीं है, राइट? एक होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको बिहार में बेट भी कई लोग बोलते हैं, जो हायर लेवल के लिए होता है। मैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट प्राइमरी या फिर मिडिल या हाई स्कूल के लिए जो होती है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो स्टेट लेवल की टेस्ट होती है, जो कि बिहार में बहुत पहले हुई है, आई थिंक 1992-95 में उस समय लगभग हुई थी, इसके बाद नहीं हुई है। तो आपको 3 ही डिग्री होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, या तो नेट या पीएचडी या फिर बेट या सेट जो भी होता है। अब हम देखते हैं कि क्या कैंडिडेट ऐसा भी हो सकता है क्या कि एलिजिबिलिटी भी न रखता हो, इसके बावजूद वो चयनित हो जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? जी हाँ, ये सारे अजूबे बिहार में ही होते हैं। देखिए, ये वीडियो मैं बहुत पहले भी बना सकता था, लेकिन इस वीडियो को आज इसलिए बनाया जा रहा है, ज़रा इसके भी पीछे की कहानी समझिए। देखिए, ये आप जो ऑनगोइंग अपॉइंटमेंट देख रहे हैं, इसमें सभी देखिए डेट दिया हुआ है 2/8/2026। एक्चुअल में जो रिजल्ट इसका पब्लिश होता है, 2 अगस्त को रिजल्ट पब्लिश होता है, ठीक है? जो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट होती है 6 विषयों की, उसके रिजल्ट पब्लिकेशन होते हैं 2 अगस्त 2026 को रात में होता है लगभग 7-8 बजे, ओके? अच्छा, इसके बाद इसमें आपको मुझे लगता है कि अरे! इतने ब्लंडर बड़े मिस्टेक हुए हैं, तो फिर मुझे ये उम्मीद होती है कि आयोग द्वारा उसमें संशोधन किया जाएगा और जो-जो मिस्टेक हुए हैं, उसके लिए ऐसा नहीं है, आयोग को रिप्लाई किया मेल भेजा जाता है, बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा मेल भेजा जाता है। और यही नहीं, उनके मिस्टेक के लिए आयोग के दरवाजे पर जाकर के उनके पास संज्ञान लेने के लिए भी गुहार लगाई जाती है, लेकिन आयोग अपने दरवाजे बंद रखते हैं। आयोग किसी से बात करना ही मुनासिब नहीं समझता है। तो न ही वो मेल को कंसीडर करते हैं और न ही किसी कैंडिडेट के आयोग में जाने के बाद बात करना मुनासिब समझते हैं। खैर, मुझे लगा कि ये स्वतः संज्ञान लेते हुए इसमें कुछ अमूलचूल संशोधन करेंगे। लेकिन आज जब 6 मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि डेट की जो टाइमलाइन है बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको 6 अगस्त तारीख बता रहा हूँ। देखिए, एक्चुअल में है क्या कि 7 अगस्त कल से ये जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वाले, इन सभी लोगों की कल से वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी। ये देख रहे हैं, ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ये लेटर है। इसमें जो 6 विषय का मैंने ज़िक्र किया, देखिए हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अंग्रेजी और एवं समाजशास्त्र विषयों में सहायक प्राध्यापक संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित चयनित अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु, ठीक है? यानी 7 अगस्त यानी कल से इनकी जाँच होगी, ओके? और इसी तरह हर विषय अलग-अलग जितने भी विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालयों ने अपना लेटर निकाला। ये देखिए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय है, इन्होंने भी लेटर निकाला और इन्होंने भी वही 7 अगस्त का ज़िक्र किया है। तो इस वीडियो को बनाने से पूर्व मैं आखिरी यानी कल आज तक वेट करता हूँ 6 अगस्त, क्योंकि कल तो वेरिफिकेशन ही शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि चलो देख लेता हूँ, शायद ये संशोधन कर लें। लेकिन जब ये वीडियो आज बनाया जा रहा है तो आज तारीख है 6 अगस्त और कल होगी वेरिफिकेशन शुरू। आज तक जब ये संशोधन नहीं करते हैं, बदलाव नहीं करते हैं, तब मुझे लगता है कि नहीं, अब इनके असली चेहरे को सामने ले आना चाहिए। जो आयोग या ढोल पीटते नहीं थकते हैं कि हमारे द्वारा नियुक्ति इतनी पारदर्शी तरीके से हुई और इतनी स्पष्ट और इतनी शुद्धता के साथ हुई कि उसके बारे में कहना है क्या। यही नहीं, एक चीज़ और बताते चलूँ, देखिए ये राजभवन का, ये लोक भवन का पेज है, फेसबुक पेज, इसपे भी देखिए ये राज्यपाल महोदय और पीछे जितने भी चयन करने के लिए कर्मी लगे हुए थे, इसमें आयोग के अध्यक्ष से लेकर के आयोग के सारे सदस्य खड़े हैं और पीछे जितने भी सचिवालय सहायक के कर्मी थे जिनको तत्काल में डिप्यूट किया गया था लगभग 2 सप्ताह 3 सप्ताह के लिए। क्यों भाई? क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल का चयन सुचारू रूप से जल्दी फास्ट मोड में हो जाए। तो इसके बारे में देखिए क्या ढोल पीटा गया है लोक भवन द्वारा। लिखा क्या गया है कि नए डिग्री कॉलेजों के लिए सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने में अहम भूमिका निभाने वाले पदाधिकारियों, संस्थानों के प्रतिनिधियों और विभिन्न टीमों से संवाद किया। उन्होंने सभी को 1 माह में इस कार्य को पूर्ण करने के लिए बधाई दी
और टीम वर्क, प्रभावी नेतृत्व, नवाचार और जनसेवा के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। वाह क्या बात है! देख रहे हैं ना, मतलब कितना उत्कृष्ट उदाहरण। 1 महीने में इन्होंने इतनी नियुक्ति को जल्दी से समापन कर दिया, ये रिकॉर्ड बनाया है। अब चलिए इनके हम रिकॉर्ड की पोल खोलते हैं। आप देखिए किस तरह का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। शर्म आती है मुझे जिस तरह का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से एक एक कैंडिडेट पे चलते हैं। प्रिय साथियों, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम 2 पार्ट में इस वीडियो को लाएंगे। आज हम पार्ट 1 दिखाएंगे। चूंकि इन्होंने 6 विषयों की नियुक्ति की है ना, तो आज हम 3 विषयों का पोल खोलेंगे। आज किसका किसका पोल खुलेगा? पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और हिस्ट्री। अगले दिन किसका कभी खुलेगा? सोशियोलॉजी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये जो पोल खुलेगा वो तब खुलेगा जब वास्तव में आपका भी इंटरेस्ट होगा इन सबको जानने में। तो आप कमेंट में इंटरेस्टेड लिखिए, लिखिए कि हाँ आप आगे भी इस चीज को जारी रखिए या अन्य के पोल बताइए। इस तरह के कमेंट, या आपकी भी सुनने में या जानने में शैली होगी, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, या फिर इस वीडियो को आप इतना सर्कुलेट करते हैं कि उच्चाधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे, इसमें कोई संशोधन हो, तभी मैं अगला नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, अन्यथा अभी नेक्स्ट पार्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो आज मैं जो पोल खोलने वाला हूँ केवल 3 विषयों का पोल खोलूंगा, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और हिस्ट्री। आपके अगले स्टेप, अगर इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि इनके फर्जीवाड़े उजागर हों, तब मैं अगला पार्ट बनाऊंगा, अन्यथा कोई जरूरत नहीं अगले पार्ट बनाने की, कोई मतलब ही नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं एक एक कैंडिडेट को। ओके, ये देखिए कैंडिडेट का नाम है हेमा कुमारी। इनका फॉर्म नंबर है CUT 1342/6। इनका फॉर्म नंबर याद रख लीजिए, CUT 1342/6। गोपनीयता का हनन ना हो या फिर कल को किसी तरह से यूट्यूब इस वीडियो को ब्लॉक ना करे, ये सोचते समझते हुए इनके एड्रेस और इमेजेस, इनके जो चेहरे हैं उसको हाइड कर दिया गया है। देखिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका कहीं भी यह मेरा औचित्य या उद्देश्य नहीं है कि किसी भी कैंडिडेट का डिफेम किया जाए, किसी भी कैंडिडेट की अवमानना की जाए, क्योंकि इसमें सरासर आयोग की गलती है, सरासर नियुक्ति करने वाले जितने भी कर्मी थे उनकी गलती। इसमें किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई जा रही है इसमें अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है, इसमें सरासर आयोग की गलती है। देखिए कैंडिडेट का नाम है क्या? हेमा कुमारी। इनका फॉर्म नंबर CUT 1342/6। आप जरा सा लिखते चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड है डेटा के तो लिखते चलिए। CUT 1342/6, कैंडिडेट का नाम हेमा कुमारी। किस विषय के लिए अप्लीकेबल थी? ये देखिए हिंदी विषय के लिए इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। देख पा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल हिंदी। चलिए आप देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल हिंदी। ये देखिए हेमा कुमारी का एडमिट कार्ड है। ये हेमा कुमारी को आयोग में इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया था, इनका एडमिट कार्ड है। आप कहेंगे आखिर इनको क्यों दिखाया जा रहा है, क्या इनके में दिलचस्पी है, इन्होंने क्या गलत किया है? देखिए गलत इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जब आयोग द्वारा फॉर्म निकला हुआ था तो फॉर्म फी कोई नहीं था। तो जब फॉर्म फी नहीं था तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो एपियरिंग में थे, जो अभी अप्लीकेबल नहीं भी हैं, फिर भी देखने भर के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिए थे कि चलो देखते हैं क्या होता है। क्या कुछ इसमें ऐसे भी चीज़ होता है क्या जिसमें कि कुछ हमें सीखने को मिलेगा या कुछ जानने को मिलेगा? तो बहुत सारे अभ्यर्थी हुआ क्या कि फॉर्म अप्लाई कर दिए, भले ही ये योग्य नहीं थे, इसके बावजूद भी उन्होंने किया क्या? फॉर्म अप्लाई कर दिया। ठीक है। अच्छा, हेमा कुमारी क्या है? क्या हेमा कुमारी पीएचडी है क्या? जी नहीं, हेमा कुमारी अभी पीएचडी नहीं की हुई है, और अभी वो नेट भी नहीं है। उन्होंने नेट की परीक्षा तो दी थी। ये देखिए उनको नेट की परीक्षा का जो रिजल्ट निकला है वो है आपके सामने। आप भी देख करके भ्रमित हो जाएंगे, अरे ये तो यूजीसी नेट की परीक्षा पास आउट है। यहाँ पे देखिए अप्लाइड फॉर लिखा भी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमा JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप पीएचडी ओनली। ये तो नेट पास ही है ना? क्योंकि इनका तो यूजीसी नेट द्वारा रिजल्ट पास आउट है, स्पष्टता दिख रहा है। देखिए रिजल्ट जो है ना नीचे में छोटा सा लिखा गया होता है, आप देख रहे हैं। अप्लाइड फॉर तो ऊपर में दे दिया, लेकिन रिजल्ट नीचे में देखिए लिखा है, क्या रिजल्ट्स में लिखा है? क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली। आप ध्यान से देखिए जो जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ, क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली, अर्थात हेमा कुमारी जो कैंडिडेट हैं ये केवल और केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई की हैं। ओके, ओनली फॉर पीएचडी क्वालिफाइड है। ठीक है, किस कैटेगरी से हैं ये? हेमा कुमारी जी SC कैटेगरी से। ओके, मैं कैटेगरी क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग रिजल्ट देखने जाएंगे तो कैटेगरी पता रहेगा तभी तो हम लोग रिजल्ट देखेंगे ना। तो आप ये देख लें कि हेमा कुमारी जी नेट भी नहीं पास और पीएचडी भी नहीं है। ओके, पीएचडी भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या पॉलिटिकल साइंस, सॉरी ये हेमा कुमारी जी किस विषय की हैं? हिंदी की हैं। अब हम हिंदी विषय का रिजल्ट निकालते हैं कि क्या हिंदी विषय में हेमा कुमारी जी का रिजल्ट में स्थान है?
ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं हिंदी विषय का। ये है हिस्ट्री। हिस्ट्री, रुक जाइए, चूंकि बहुत सारे विषयों का मैंने बोला ना कि आज आपको 3 विषयों के पोल खोलने हैं, तो मैंने सारे के डॉक्यूमेंट यहाँ पे खोल करके आपको दिखाने के लिए पहले से ही रख लिए हैं। मेरे साथ बने रहिए। रुकिए, मैं हिस्ट्री के पेज पे आता हूँ। देखिए, ये सॉरी हिंदी के पेज पे, अब हिंदी पे आ गए हैं। हेमा कुमारी जी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, एससी कैटेगरी में है, ठीक है। एससी कैटेगरी में मैं पहले से आपकी सुविधा के लिए खोज के ये देख लीजिए। पहली बात तो ये हिंदी विषय है, देख रहे हैं ना, हिंदी विषय है। ओके, ये देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा दिनांक इसमें दिया हुआ है 1/8/2026। एक्चुअल में 1/8/2026 दिया है, लेकिन रिजल्ट पब्लिश हुआ था 2 तारीख को। ओके, अब हम सीधे एससी कैटेगरी में चलते हैं, ठीक है। एससी कैटेगरी में चलते हैं और देखते हैं हेमा कुमारी जी के रिजल्ट की क्या स्थिति है। ये देखिए, एससी कैटेगरी आप आ चुके हैं, अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी। ओके, हम सीरियल नंबर 60 पे सीधे चलते हैं। देखिए, सीरियल नंबर 60 है। इसमें क्या लिखा है, CUT 1342/6। हेमा कुमारी जी का फॉर्म नंबर था वो क्या था, 1342/6। चलिए एक बार हम इससे भी मिलान कर लेते हैं। देखिए क्या है, हेमा कुमारी का CUT 1342/6, आप देख पा रहे हैं फॉर्म नंबर। ओके, अच्छा, एक दिन बाद अगले ही दिन फिर करता क्या आयोग कि फिर बाय नेम भी रिजल्ट पब्लिश करता है। अब देखिए, बाय नेम वाले भी लिस्ट में हम आ जाते हैं। ये देखिए हिंदी का, ये बाय नेम वाला देखिए 2 तारीख को आता है। मुझसे ही गलती हो गई। 1 तारीख को केवल आपको फॉर्म नंबर के आधार पर रिजल्ट निकलता है, और बाय नेम और यूनिवर्सिटी, आपका किस यूनिवर्सिटी में चयन हुआ है उसका रिजल्ट 2 तारीख को निकलता है, 2 अगस्त को। तो इसमें जब मैं एससी कैटेगरी में आता हूँ कि चलो भाई इसमें देखें एससी कैटेगरी में क्या हेमा कुमारी जी का नाम दिया हुआ है। देखिए, मैं अनुसूचित जाति एससी कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची में आ चुका हूँ। इसको आपके सुविधा के लिए बड़ा कर दे रहा हूँ। सीधे हम लोग चलते हैं सीरियल नंबर 60 पे। देखिए, सीरियल नंबर 60 पे आप देखिए हेमा कुमारी, देख पा रहे हैं, 1342/6। 1342/6 एससी कैटेगरी में चयन हुआ है। इनका चयन हुआ है पूर्णिया यूनिवर्सिटी में। अब आप ये देखिए, हेमा कुमारी कैंडिडेट कौन है जो पीएचडी भी नहीं की है। इनका रिजल्ट किस कैटेगरी में आया है, ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी, ठीक है। इनका जो रिजल्ट आया है ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी, स्पष्टता है देखिए, ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एडमिशन। मतलब ये इस रिजल्ट के आधार पे केवल पीएचडी में एडमिशन ले सकती हैं। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है नेट, ये नेट भी पास नहीं और पीएचडी भी नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पीएचडी भी नहीं है। क्योंकि हायर एजुकेशन की जो टीम है, वो टीम जितने भी अभ्यर्थियों का आज वीडियो दिखाया जाने वाला है, गोपनीय तरीके से उनके सारे इंफॉर्मेशन को, सारे डिटेल्स को उनसे पता कर लिया गया इसके बाद ही, और उनके सारे डिटेल्स को देख लिया गया इसके बाद ही आपके समक्ष लाया गया है। तो ये जो 1342/6 आपको इनका फॉर्म नंबर मैं दिखा रहा था, ये कैंडिडेट सोचिए, ये कैंडिडेट CUT 1342/6 जिनका चयन हिंदी विषय में हुआ है, एससी कैटेगरी में सीरियल नंबर 60 पे हुआ है, ठीक है। ये कैंडिडेट बताइए, पीएचडी भी नहीं पास है, क्वालिफाई कंप्लीट की है, और नेट भी नहीं पास है। तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, पीएचडी भी नहीं है, नेट भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आयोग द्वारा इनका चयन कर लिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि हड़बड़ी में हुआ क्या, आयोग द्वारा जो नेट का है ना, नेट के यूजीसी नेट के ये जो मार्कशीट आपको रिजल्ट दिख रहा है, इसको ही समझ लिया गया कि ये क्वालिफाइड फॉर, चूंकि यहाँ पे शुरू में आपको क्या अप्लाइड फॉर दिख रहा है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो बस जल्दीबाजी में उनको दिख गया कि लग रहा है ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो कॉलम होता है उसके लिए क्वालिफाइड है। ये इतनी भी जहमत नहीं उठा सकें कि ये देख सकें कि ये क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली है। ये तो नेट भी नहीं है, जेआरएफ भी नहीं है, और पीएचडी तो है ही नहीं। तो ये है सम्राट सरकार के आयोग का हाल। ये है सम्राट सरकार के महान आयोग का हाल। और इसके बारे में आयोग को ईमेल भी किया जा चुका है, इंफॉर्मेशन भी दिया जा चुका है, लेकिन आयोग न किसी की बात सुनने के लिए तैयार है, न ही अभ्यर्थी आयोग के चैम्बर में जाते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, किसी के ईमेल का कंसर्न नहीं लेते हैं। ये हाल है। मैं सैकड़ों ऐसे उदाहरण शायद गिना सकता हूं, बहुत सारे अलग 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 तरह की बीमारियों के उदाहरण हैं, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं हर विषय का मात्र एक एक उदाहरण आपको लेकर के आया हूं, ठीक है। आपने किस विषय का उदाहरण देखा, हिंदी विषय का। अब चलिए हम पॉलिटिकल साइंस का देख लेते हैं। ओके, अब देखिए, पॉलिटिकल साइंस में भी एक और आपको कहानी दिखाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर भी मैं अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड आपको लेके आया हूँ। देखिए, ये कौन है, राजेश कुमार यादव। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी जो एक्वियरिंग में थे उन्होंने भी अपना फॉर्म अप्लाई किया देखने के लिए कि चलो भाई देखते हैं क्या होता है।
लेकिन आयोग की ये जवाबदेही होती थी ना कि किसे हम एलिजिबल करें। योग्य से योग्य अभ्यर्थियों को आपने इंटरव्यू देने नहीं दिया, आपने छांट दिया कुछ ना कुछ कंडीशन लगा करके। और ऐसे ऐसे लोग जो एलिजिबल भी नहीं है उसका आपने इंटरव्यू ले लिया। अब देखिए हम राजेश कुमार यादव का देखते हैं सीन। ये किस विषय का मामला है? ये विषय का मामला है हिस्ट्री विषय। ठीक है। इसमें भी राजेश कुमार यादव जी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने फॉर्म सब सही से भरा था। लेकिन रिजल्ट निकालने में इन्होंने क्या गड़बड़ी किया वो देखने वाली बड़ा रोचक बात है। ये राजेश कुमार यादव जी ने किस चीज के लिए अप्लाई किया था? देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल हिस्ट्री। आप देख पा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल हिस्ट्री। क्या राजेश कुमार जी का भी रिजल्ट आया हुआ है? जी हाँ, आया हुआ है। इनका नाम अच्छे से देख लीजिए, राजेश कुमार यादव। मैं बार-बार ये यादव शब्द पे इसलिए बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अगर कोई कैंडिडेट बिहार, देखिए इनका एड्रेस भी बिहार से है। कम्युनिकेशन एड्रेस देख रहे हैं ना, ये बिहार स्पष्ट लिखा हुआ है। तो जो अभ्यर्थी बिहार से बिलॉन्ग करता है, अगर वो यादव कम्युनिटी से है, तो आप सभी जानते हैं कि यादव कम्युनिटी बीसी कैटेगरी में आती है, बैकवर्ड कास्ट में। बिहार में ओबीसी में भी 2 जातियों का बटा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट में केवल एक कास्ट है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। लेकिन बिहार में ओबीसी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है बीसी बैकवर्ड कास्ट और एक है ईबीसी। तो यादव, कुर्मी, कुशवाहा, ये जितनी भी जातियां हैं ये सब बीसी कैटेगरी में आती हैं। ठीक है। राजेश कुमार यादव जी का चयन देखिए आयोग ने किस कैटेगरी में किया है, जरा देखते चलिए। इसके बाद पता चलेगा कि किस स्तर का मतलब साफगोई से चयन प्रक्रिया कर रहे हैं और इसका क्या दुष्परिणाम होगा वो भी दिखाते हैं आपको। देखिए, हिस्ट्री विषय का रिजल्ट आपके सामने खोल दिया हूँ। इनका चयन हुआ है सीरियल नंबर 48 पे है। ठीक है, मैं सीरियल नंबर 48 इसलिए देख ले रहा हूँ ताकि यहाँ पर खोजने में पहले से आसानी हो। देखिए, ये मैं आपके सामने यादव जी किस कैटेगरी में है? ईबीसी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी में। लेकिन इनका चयन देखिए ईबीसी कैटेगरी में हो रखा है। सीरियल नंबर 48 देखिए, सीयूटी 25/806। देखिए, सीयूटी 25/806, यही था ना इनका फॉर्म नंबर, सीयूटी 25/806, 25,806। आप देख पा रहे हैं, 25,806। ओके। और हम रिजल्ट कैटेगरी में चलते हैं, हिस्ट्री के। किस कैटेगरी में? देखिए ईबीसी, आप देख पा रहे हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। इसमें आप सीरियल नंबर 48 पे स्पष्टता देखिए, मैं बार अच्छे से जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए, सीयूटी 25/806, आप देख पा रहे हैं 48 नंबर पे सीयूटी 25/806। इनका किस कैटेगरी में हुआ है? ईबीसी कैटेगरी में। ईबीसी कैटेगरी में चयन हुआ है। अच्छा, क्या ईबी अगर बीसी कैटेगरी और ईबीसी कैटेगरी का कट ऑफ सेम है क्या? नहीं सेम है। अब आपको ये भी दिखा देते हैं। देखिए, बीसी कैटेगरी का कट ऑफ जो है 73.5 है। ओके। और ईबीसी कैटेगरी का कट ऑफ है 68। बीसी कैटेगरी का कट ऑफ है 73.5। यानी अच्छा, ये ईबीसी, इनका चयन किस कैटेगरी में है? ईबीसी कैटेगरी में 68। यानी अच्छा, ये सबसे आखिरी अभ्यर्थी हैं, ये याद रख लीजिए, ईबीसी कैटेगरी के सबसे आखिरी अभ्यर्थी हैं। तो ईबीसी कैटेगरी के चूंकि ये सबसे आखिरी अभ्यर्थी हैं, इसलिए 100% श्योर इन्हीं का अंक कितना होगा? कट ऑफ क्या होता है? सबसे आखिरी अभ्यर्थी का अंक होता है। तो इनका जो कट ऑफ एपीआई टोटल बन रहा होगा, इनका एपीआई कितना बन रहा होगा? इनका एपीआई बन रहा होगा 68। ओके। देखिए, ईबीसी कैटेगरी का कितना है? 68 है। तो इनका एपीआई हर हाल में कितना बन रहा होगा? 68। यानी ये अगर बीसी कैटेगरी में रहते तो इनका चयन ही नहीं होता, और वास्तव में बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। कैसे? अब इनका हम कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको दिखा देते हैं। अब इनका हम कास्ट सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं। ये देखिए, आपके सामने उनका कास्ट सर्टिफिकेट खुल चुका है। आप देख पा रहे हैं? नहीं, सॉरी, ये किसी और का कास्ट खुला है। रुक जाइए, मैं उनका कास्ट दिखाता हूँ। चूंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे हो गए हैं, अलग अलग कई कैंडिडेट के दिखाने हैं दस्तावेज, तो इसलिए थोड़ा मुझे वक्त दीजिए, मैं इनका कास्ट सर्टिफिकेट खोज लेता हूँ। वो भी आपके समक्ष लेके आया हूँ दिखाने के लिए। इनका कास्ट सर्टिफिकेट, जस्ट ए 1 मिनट, होल्ड ऑन। वो दस्तावेज मिल नहीं रहा है, लेकिन आप अपने से भी आइडिया लगा सकते हैं। राजेश कुमार यादव, यादव का तात्पर्य ये है कि स्पष्ट कौन सी कम्युनिटी? बीसी कैटेगरी। लेकिन इनका चयन किस कैटेगरी में हो रखा है? ईबीसी कैटेगरी में। वेट करिए, शायद थोड़ी देर में मिल जाएगा इनका कास्ट सर्टिफिकेट। मैं जी हाँ, आई थिंक मिल चुका है। नहीं, ये अभी ये किसी और का खुला हुआ है। रुक जाइए, रुक जाइए, मुझे वक्त दीजिए।
मुझे क्षमा करिएगा, इनका बीसी कास्ट सर्टिफिकेट मैं अभी यहाँ पर शायद स्क्रीन पर नहीं ले आ पाया हूँ, इसलिए मैं इनका नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट भी इनका मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कास्ट सर्टिफिकेट देखने में, तो लिंक में इनका कास्ट सर्टिफिकेट आप इस यूट्यूब के जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके कास्ट सर्टिफिकेट का मैं लिंक आपके समक्ष डाल दूंगा, जिसके माध्यम से आप इनके कास्ट सर्टिफिकेट को देख पाएंगे। स्पष्टता बीसी कैटेगरी मेंशन है, स्पष्टता बीसी कैटेगरी मेंशन है, जो कि यहाँ पर इनका चयन किस कैटेगरी में हुआ है? ईबीसी कैटेगरी में। आपने स्पष्टता देखा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं किस स्तर का फर्जीवाड़ा हुआ है। अगर ये कैंडिडेट बीसी कैटेगरी में रहते तो इनका चयन ही नहीं हो पाता, तो इनको क्या किया? इनको ईबीसी कैटेगरी में डाल दिया चयन करने हेतु, ठीक है। तो इस स्तर का फर्जीवाड़ा। चलिए, आपने दो कैटेगरी का देखा, राजेश कुमार यादव जी, ओके। अब हम देखते हैं कौन सा, अब एक विषय और देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का भी हम मामला देख लेते हैं। आपके सामने हम सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के उस कैंडिडेट का हम दस्तावेज ले आते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये कैंडिडेट है पॉलिटिकल साइंस की, ओके। इनका नाम है मधु कुमारी, ओके। इनका नाम है मधु कुमारी, ये पॉलिटिकल साइंस के कैंडिडेट है। इनका जो स्कोर आप देखेंगे, इनके जो द्वारा फॉर्म अप्लाई किया जाता है, इसमें आप बीए, मैट्रिक, एमए, इंटर जितना भी देखेंगे, सेकेंडरी में देखिए कितना है। देखिए, यूट्यूब पे वीडियो ब्लॉक ना हो, इसलिए मैंने इनका सारा डिटेल्स पहले से ही हाइड कर रखा है, ठीक है। इनका आधार नंबर, ओके, बाकी सब चीजें। इनकी कैटेगरी देखिए, स्पष्ट मेंशन है किस कैटेगरी में? एससी कैटेगरी में, ओके। मधु कुमारी जी एससी कैटेगरी में है। इनका क्या है? देखिए, फॉर्म नंबर CUT 1307। ये किस कैटेगरी के हैं? पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थी हैं और एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। अब जरा इनकी कहानी देखिए। मैंने आपको दो तरह की बीमारी दिखाई। पहली बीमारी क्या दिखाई? पहली बीमारी दिखाई कि कैंडिडेट ना नेट है ना पीएचडी है, लेकिन अभ्यर्थी का चयन हो रखा है। दूसरी बीमारी क्या दिखाई? अभ्यर्थी को चयन करने हेतु जबरदस्ती उसको बीसी कैटेगरी से ईबीसी में डाल दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो कैंडिडेट बीसी कैटेगरी में रहता तो उसका चयन ही नहीं हो पाता। इसलिए सबसे आसान तरीका क्या है? चलो कैंडिडेट को ईबीसी बना दो। ईबीसी बना देंगे तो उसका चयन होना राह मुश्किल हो जाएगा, सॉरी, चयन होना आसान हो जाएगा। इसलिए कैंडिडेट को इन्होंने क्या किया? ईबीसी बना दिया। अब आपको तीसरी बीमारी में जो दिखाने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस का, इसमें आप क्या देखेंगे कि कैंडिडेट का कट ऑफ से कहीं ज्यादा अंक है। कैंडिडेट का कट ऑफ से कहीं ज्यादा अंक है, लेकिन इसके बावजूद इसको रिजल्ट में स्थान ही नहीं दिया गया। जबकि इसको इंटरव्यू कॉल बुलाया जाता है, लेकिन रिजल्ट में स्थान नहीं दिया गया। और सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अच्छा, मान लीजिए अगर गलत भी है, तो आप बताएंगे ना कैंडिडेट को कि इसके द्वारा गलती क्या की गई है? कट ऑफ से ज्यादा अंक होने के बावजूद भी इसका चयन क्यों नहीं किया गया है? क्या आप बताएंगे ही नहीं? आपको कारण तो बताना होगा ना, लेकिन नहीं, इन्होंने कोई कारण नहीं बताया और अभ्यर्थी को रिजल्ट से ही बाहर कर दिया। क्या है इनका एपीआई? चलिए हम एपीआई इनकी हम देख लेते हैं, ओके। अब देखिए, मैं आपके समक्ष इनके एपीआई का कैलकुलेट पहले से ही करके रखा हुआ हूँ, वो मैं आपको कैलकुलेशन इनका एपीआई का ले आ रहा हूँ। देखिए, मैंने जैसा कि शुरू में ही बताया कि इनके, रुक जाइए, मुझे बहुत सारे पेजेस खुल गए हैं प्रिय साथियों, इसलिए थोड़ी सी मुझे परेशानी हो रही है सारे पेजेस को एक साथ आपके समक्ष ले आने में। थोड़ा सा वक्त लग रहा है, आप वेट करें। जी हाँ, ये देखिए इनके स्कोर कार्ड को अब जरा आप देखते चलिए। इनका बीए, मैट्रिक, एमए और ये सब मिला करके इनका स्कोर कितना बन रहा है, और वास्तव में जो चयन हुआ उसमें कट ऑफ क्या गया है, ठीक है। अब ये देखिए, इनका मैट्रिकुलेशन में कितना है? 72.72%, ओके। 72.72%। 72.72% का कुल कितना अंक बनेगा? ये बनेगा 7.27। इसी तरह इंटरमीडिएट में इनका क्या अंक प्रतिशत है? 59। इसमें कितना बनेगा? 7.767। इनका है ग्रेजुएशन में कितना है? 65.25। इसमें API कितना बनेगा? 13, ठीक है। एमए में क्या है? एमए में क्या है? पॉलिटिकल साइंस, इसमें इनका कितना बनेगा? इसमें इनका बनेगा 20, ठीक है। 62.88, इसमें बनेगा 20। और ये नेट और पीएचडी दोनों है, ठीक है। इन्होंने नेट और पीएचडी दोनों कर रखा है। देखिए, इन्होंने सर्टिफिकेट नंबर ये लगा रखा है, नेट का है जो, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। चलिए मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, नेट गेट पास है, इसमें नेट का सर्टिफिकेट नंबर इन्होंने लगा रखा है। मैं सब इनका सारा दस्तावेज आपको दिखा दूंगा। और ये देखिए, इन्होंने पीएचडी कर रखा है, ये पीएचडी का भी सारा डिटेल्स इन्होंने लगा रखा है, ओके। तो इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें इनका बनेगा कुल 19। ये टोटल अंकों को जब आप जोड़ते हैं तो इसमें इनका टोटल अंक बनता है 66.94।
66.94। ये कौन कैंडिडेट है? ये महिला कैंडिडेट है जो कि ईबीसी कैटेगरी, सॉरी एससी कैटेगरी से ताल्लुक रखती है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये महिला कैंडिडेट है और ये ईबीसी बीसी एससी कैटेगरी से ताल्लुक रखती है। ओके, मधु कुमारी। अब इनके हम दस्तावेजों को जब देखने गए कि चलो भाई इनके दस्तावेज को भी देख लेते हैं कि क्या वास्तव में इनके पास एससी कैटेगरी भी है या नहीं है। तो जी हाँ, देखिए मधु कुमारी हैं और इनका ये एससी कैटेगरी का प्रमाण पत्र है, इसमें स्पष्टता लिखा हुआ है। ठीक है, ये बिहार के धोबी जो कि रजक समुदाय के सदस्य हैं। ओके, यानी एससी कैटेगरी से ताल्लुक रखती हैं। ये रहा इनका एससी प्रमाण पत्र। ये इनका देखिए मैट्रिकुलेशन, ये मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट है। ओके, इसमें भी देखिए इनमें सब कुछ परसेंटेज वगैरह जो ऑलरेडी मैंने बता रखा है सारा यही है, इसमें कहीं भी अंतर नहीं है। मैंने सारे को पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है और ये सभी के ओरिजिनल भी लगाई हुई है, सर्टिफिकेट पीएचडी से लेकर के नेट वगैरह सब कुछ लगा रखा है। इवन इनको एडमिट कार्ड भी देखिए आया हुआ था, ये है इनका एडमिट कार्ड। रुकिए मैं एडमिट कार्ड भी दिखा देता हूँ। देखिए ये इनका एडमिट कार्ड है जो आयोग द्वारा इंटरव्यू में बुलाया गया था। रुक जाइए, वेट करिए। नहीं, एडमिट कार्ड यहाँ नहीं है, एडमिट कार्ड यहाँ पे है शायद। एडमिट कार्ड भी इनका इसमें लगा हुआ था थोड़ा। जी हाँ, देखिए ये है एडमिट कार्ड। सॉरी, यहाँ पर एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा, लेकिन चूंकि इनको इंटरव्यू कॉल भी आया हुआ था, मैं किसी चूंकि बहुत सारे पेजेज एक साथ खुल चुके हैं इसलिए थोड़ी सी मुझे यहाँ पे दिखाने में समस्या हो रही है। लेकिन इनको एडमिट कार्ड भी आया हुआ था और इंटरव्यू कॉल 100% आया हुआ, इसके लिए आप श्योर रहिए। ठीक है, लेकिन इनका चयन नहीं हुआ, जबकि पॉलिटिकल साइंस का जो कट ऑफ था इनका, आपने स्कोर क्या देखा है? इनका स्कोर आपने देखा 66.94। ओके, अब हम देख लेते हैं 66.94 पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ क्या था। ओके, अब ये देखिए पॉलिटिकल साइंस का आप कट ऑफ देखते हैं एससी कैटेगरी का। एससी फीमेल का तो देखिए एससी फीमेल का कट ऑफ है 60.4। एससी कैटेगरी का कट ऑफ है 60.4, माने 60.4 अंक है एससी फीमेल का कट ऑफ। और अभ्यर्थी का कितना कुल बन रहा था? 66.94। जब 66.94 अभ्यर्थी का टोटल एपीआई बन रहा था, ये सोचिए इंटरव्यू के पहले की एपीआई है। इस अभ्यर्थी ने इंटरव्यू भी दे रखा है और ये इंटरव्यू की पहले की एपीआई है। तो जब इंटरव्यू के पहले की एपीआई है और इस अभ्यर्थी ने इंटरव्यू भी दे रखा है, तो फिर आपने इसका चयन कैसे नहीं किया कट ऑफ से ज्यादा अंक होने के बावजूद भी? और जैसा कि मैंने फॉर्म में आपको अभी अभी दिखाया कि इस अभ्यर्थी का एससी कास्ट का सर्टिफिकेट सब कुछ सही है, सब कुछ, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, सारे दस्तावेज बिल्कुल ऑथेंटिक हैं और कहीं भी किसी तरह की चूक नहीं है। फिर आयोग द्वारा कैसे इनको निग्लेक्ट किया गया? कैसे आखिर इनका चयन नहीं किया गया? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। तो प्रिय साथियों, इस तरह से भ्रष्टाचार हुई है आयोग में और मुझे लगा था कि ये शायद इसमें कोई अमूलचूल संशोधन करेंगे, लेकिन आखिर तक इन्होंने कोई संशोधन नहीं किया। और चूंकि आज 6 अगस्त था और कल से तो ज्वाइनिंग ही शुरू, सॉरी वेरिफिकेशन ही शुरू हो जाएगी, तो इसलिए जब अभी तक नहीं किया तो ये अब कब करेंगे? अब तो कल से कन्फर्मेशन शुरू होने लगेगा, वेरिफिकेशन सबका होने लगेगा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद सभी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये है आयोग का हाल, जो ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि हमने तो इतनी अच्छी नियुक्ति की कि कहना ही क्या है, इतनी अच्छी नियुक्ति की कि कहना ही क्या है। ठीक है, और ये है राज्यपाल महोदय के जो फेसबुक के लेटर पैड है उस पे देखिए इस तरह की चीजें लिखी गई हैं कि इन्होंने तो पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन आप इसमें चयन प्रक्रिया में किस स्तर का भ्रष्टाचार हुआ वो आपने स्पष्टता देखा। मैं इस वीडियो के अंत में फिर से एक बार कहते चल रहा हूँ कि इस वीडियो में जितने भी साक्ष्य और एविडेंसेस दिखाए गए हैं, बिल्कुल ही इसमें अपने स्तर से कोई जोड़ तोड़ किए बिना दिखाया गया है। इसमें कोई भी घटनाएं अपने स्तर से न जोड़ी गई हैं, न तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जो साक्ष्य था वही चीजें दिखाई गई। ओके, चलते चलते मैं आपको एक चीज और बताते चलूं। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि इस विज्ञापन, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन की बात कही जा रही है, नियुक्ति की बात कही जा रही है कि 9,532 पदों के लिए सितंबर में विज्ञापन आएगा। इसकी क्या सच्चाई है? तो देखिए इसकी सच्चाई पूर्ण रूप से ये कह पाना कि वास्तव में विज्ञापन आएगा ही आएगा, यह कहना बहुत ही अनसिक्योरिटी या फिर अनसर्टेन है, अनिश्चित है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जितने भी अखबारों में ये सारी खबरें आजकल निकल रही हैं, ये केवल और केवल आयोग के अध्यक्ष महोदय, जो देख रहे हैं ना इसमें भी लिखा हुआ है, अध्यक्ष गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि 211 कॉलेज में भी नियुक्ति होगी। मतलब ये जितनी भी अखबारों में खबरें निकल रही हैं, ये केवल और केवल अध्यक्ष महोदय की स्टेटमेंट के आधार पर कह रही हैं। और एक्चुअल में न्यूज 18, बिहार न्यूज 18 को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें इन्होंने बोला था कि ऐसी संभावना है कि बिहार सरकार
रोस्टर क्लियर करके हमें जल्द से जल्द सितंबर में ये विज्ञापन देंगे और उस आधार पर हम वैकेंसी निकालेंगे। पूछा गया कि वैकेंसी कितनी है? तो बोला लगभग 7,000 है। पूछा गया कि क्या अभी जो कॉन्ट्रेक्चुअल की वैकेंसी निकले उसका भी आप जोड़ेंगे? तो कहें कि हाँ, हाँ, अभी जो 2532 पद थे उसको भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये सारी संभावनाओं की बात उन्होंने कही और उसी संभावनाओं को लेकर के सारे अखबारों ने अपने-अपने अखबारों को विज्ञापन की आने वाली संभावनाओं से रंग दिया कि विज्ञापन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। लेकिन इसको हम बहुत ज़्यादा भी सीरियसली न लें तब तक कि जब तक कि वास्तव में विज्ञापन न आ जाए, क्योंकि ये आयोग के अध्यक्ष महोदय का एक स्टंट भी समझ से हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको भी मालूम है कि इस कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्ति में बहुत सारी लीपापोती हुई, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो सारी गड़बड़ियाँ जो हैं वो सामने ना निकल के आ जाएँ या फिर अभ्यर्थी इसमें उधेड़-बुन ना करने लगें, इसलिए अभ्यर्थियों को चलो एंगेज कर दो। एंगेज कर दो अर्थात उनको इस तरह से एंगेज कर दो ताकि पता ही ना चल पाए कि वो जो है कि इधर की ओर लगे। चलिए एक एडमिट कार्ड तो मिल गया, जो मैं मधु कुमारी का एडमिट कार्ड आपको दिखा रहा था। जो एससी कैटेगरी की फीमेल थी, मैंने अभी आपको बताया पॉलिटिकल साइंस में मधु कुमारी जिनका कट ऑफ से ज़्यादा था। देखिए ये है उनका एडमिट कार्ड, देख रहे हैं ना? इनको एडमिट कार्ड इंटरव्यू भी कॉल आया है। देखिए नीचे वेरीफाइड भी है। ये दीपक कुमार जो कि आयोग में कोई कर्मी होंगे और उनके द्वारा ये देखिए वेरीफाइड भी है। आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, ओके? तो ऐसा नहीं है कि मधु कुमार जी को इंटरव्यू नहीं देने दिया है, इंटरव्यू भी देने दिया गया है। यानी आयोग ने सारे डॉक्यूमेंट इनके वेरीफाई किए हैं, प्रमाणिक हैं, तभी इनको इंटरव्यू देने दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इनका कटअप से कहीं ज़्यादा अंक है। भाई इनका एपीआई ही बन रहा है 66.94 बिना इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़े हुए। जबकि आपका कटअप क्या था? आपने अभी-अभी देखा कटअप था 60 पॉइंट कुछ आपने देखा कटअप क्या था? ईबीसी सॉरी एससी फीमेल का 60.4 जबकि इनका स्कोर क्या बन रहा था? 66.94। तो ऐसी स्थिति में फिर इनका चयन कैसे नहीं हुआ? ठीक है, ये सवालिया निशान खड़ा करता है। खैर, तो मैंने क्या आपको बताया कि आयोग के अध्यक्ष महोदय का ये एक स्टंट भी हो सकता है कि हम नियुक्ति विज्ञापन की खबरों को वायरल कर दें ताकि जो आयोग के द्वारा लीपापोती करके जल्दबाजी में फर्जीवाड़े तरीके से या गलत पद्धति को अपनाते हुए चयन किया गया है, उस पर एकदम साफ़गोई से लीपापोती हो जाए, कोई जाने भी ना। ओके, तो ये है देखिए इनका स्तर। मैंने आपको 3 विषयों का दिखाया और 3 विषयों में मैंने मात्र आपको 3 एग्ज़ाम्पल दिखाए। अगर आप मुझसे समय दे दें और सारे की इंक्वायरी करके अगर मुझे आप बोलें, तो मैं 300 लोगों का इस तरह से दिखा सकता हूँ। लेकिन चूँकि अभी मैंने सभी लोगों की प्रामाणिक रूप से अपने टीम के द्वारा इंक्वायरी नहीं कराई है, इसलिए मैं सभी का आपके सामने साक्ष्य नहीं लेके आ रहा हूँ। लेकिन आज जिन तीनों लोगों का लेकर के आए, उन तीनों लोगों की स्पष्टता इंक्वायरी कराई जा चुकी है। इनके सारे दस्तावेज हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के पास है विथ एविडेंस विथ प्रूफ, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है। तो आपने मैं चलते-चलते फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, क्या-क्या आपने देखा? आपने 3 तरह के भ्रष्टाचार को आज की वीडियो में देखा। आप आज की वीडियो में क्या-क्या देखें? एक तो ये देखें कि बिना नेट और पीएचडी के भी कैंडिडेट का चयन हो जा रहा है, जो कि इनएलिजिबल होना चाहिए, फॉर्म ही नहीं अप्लाई होना चाहिए, लेकिन चयन हो गया। दूसरा आपने क्या देखा? दूसरा आपने ये देखा कि कैंडिडेट का चयन बीसी कैटेगरी में तो होने से रहा। क्यों भाई? क्योंकि बीसी कैटेगरी में हिंदी हिस्ट्री विषय में कट ऑफ कहीं ज़्यादा है। तो कैंडिडेट को ही ज़बरदस्ती ईबीसी बना दिया इन्होंने, ठीक है? राजेश कुमार यादव जी को इन्होंने ईबीसी बना दिया, क्योंकि बीसी कैटेगरी में राजेश कुमार यादव का चयन हो नहीं पाता। तो चलो ये आसान रास्ता था कि कैंडिडेट को बना दो ईबीसी, ओके। तीसरा आपने क्या देखा कि कट ऑफ से ज़्यादा अंक था, इसके बावजूद भी अभ्यर्थी का चयन नहीं हो सका। तो आप इसी से समझ गए होंगे कि किस स्तर का भ्रष्टाचार हुआ है। और देखिए, इस वीडियो को बनाने के बाद भी मैं आपसे बिल्कुल ही आश्वस्त होके ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो को बनाए जाने के बावजूद भी ये सम्राट सरकार कोई सुध नहीं लेगी और ना ही कोई भी बदलाव होगा, ना ही कोई भी चेंजेस होगा। क्योंकि मैं बहुत ही श्योर हूँ कि बिहार सरकार और जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो सब भी मरे हुए अभ्यर्थी हैं। यहाँ के सारे अभ्यर्थी मरे हुए हैं। इनकी चेतना मर चुकी है। ये सभी स्वार्थी हो चुके हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल में कई लोगों का चयन हो गया तो वो अपने स्वार्थ में है। कई लोग का गेस्ट टीचर में चयनित है, वो अपने स्वार्थ में है। कई केवल नेट वाले उनको लग रहा है कि हमारी तो वैकेंसी आ ही रही है, हम तो केवल नेट हैं, पीएचडी नहीं है, फिर भी मेरा चयन हो जाएगा, हमें क्या लेना-देना है, हम चुप रहते हैं। ओनली जो पीएचडी है उनको भी लग रहा है कि अरे आने वाले वक़्त में हमारा उम्र ज़्यादा हो जाएगा, 43 एबव हो जाएँगे तो हम फॉर्म ही अप्लाई नहीं करेंगे, तो चुप रहो, क्या मतलब है इन सब बातों को वायरल करने से। फर्जीवाड़ा आयोग कर रहा है तो करने दो, चुप रहते हैं। तो इस तरह से आयोग ने कितने सुनियोजित तरीके से या शिक्षा विभाग ने इतने सुनियोजित तरीके से
सारे कैंडिडेट को आपस में तोड़ दिया है कि कोई इनके भ्रष्टाचार या फिर इनके द्वारा जो खामियाँ की जा रही हैं, उस पर कोई बोल ही नहीं रहा है। ठीक है। आपने झारखंड में मात्र एक पेपर बाहर आ गया था, एक कैंडिडेट का ओएमआर शीट बाहर आ गया था और उसके आधार पर पूरे झारखंड में इस समय आग लगा हुआ है। पूरे झारखंड में अभ्यर्थी रोड पर है और यहाँ यहाँ पर आप स्पष्टता देख रहे हैं कि इन एलिजिबल कैंडिडेट का चयन हो रहा है। बीसी कैटेगरी में चयन नहीं हो सकता था, उसको ईबीसी कैटेगरी में ढकेल के चयन कराया जा रहा है। एससी कैटेगरी में जिसका चयन हो सकता था, उसका चयन ही नहीं किया जा रहा है। सारे कुछ एविडेंस है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है, सारा सिस्टम सोया हुआ है, सारे अभ्यर्थी सोए हुए हैं। तो फिर इससे क्या बदलाव होगा? कुछ नहीं बदलाव होगा। मैं इस बेकार में शायद वायु प्रदूषण कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि देश के एक संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, देश के एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलने के साथ-साथ हमारा यह भी कर्तव्य होता है कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। अगर हम जिंदा हैं तो अपने जिंदा दिली होने का परिचय दें। तो मुझे लगा कि ये मेरा नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है, मेरे सामने भ्रष्टाचार इस तरह के आए हैं तो उनको ज़रूर उजागर करना चाहिए। तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल आपके समक्ष सारे दस्तावेज़ों को दिखाए। आपकी इस पर क्या राय है? आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट को पूरी तरह से पढ़ता हूँ। और मैंने स्पष्टता बोला कि मैंने आज केवल 3 सब्जेक्ट के दिखाए हैं। आगामी 3 सब्जेक्ट के पार्ट 2 वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक सर्कुलेट करिए। अगर इस वीडियो के व्यूज़ अधिक से अधिक आते हैं, लोग अधिक देखते हैं, लोग जानते हैं इस भ्रष्टाचार से लोग ताल्लुक रखते हैं, तो फिर मैं देखूँगा तो नेक्स्ट पार्ट भी वीडियो बनाऊँगा, अन्यथा मैं भी चुप हो जाऊँगा, क्या ज़रूरत है वायु प्रदूषण करने की। आप चैनल पर आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच।